हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल। हाँ जी गाइस, ये है मेरा सेकंड चैनल। एक्चुअली ये 4 हो गए, सेकंड चैनल है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो क्यों नहीं करा गाइस, जल्दी से कर दो ना। आज का वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाला है जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक इंसान ने, एक लॉन्डे ने मुझे वियतनाम के एयरपोर्ट पर स्कैम करा। जब भी मैं उस इंसान के बारे में सोचती हूँ तो मेरा जो खून है ना, जब आप मैगी बॉईल करते हो ना, उसका पानी उबालते हो ना, वैसे मेरा खून बॉईल करता है। सारी उम्र मैं जो कर लेकिन इस स्टोरी टाइम स्टार्ट करने से पहले अभी एक्चुअली रात के कितने बज गए हैं? अभी एक्चुअली रात के 9:46 हिंदी में कैसे बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन 9:46 मिनट हो गई है। तो अभी टाइम हो चुका है मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन करने का। तो मैं सोच रही हूँ कि स्किन केयर रूटीन करते करते मैं आपको ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ना एयरपोर्ट पर वो बता दूं। बट फर्स्ट लेट्स ब्रश आवर टीथ। इधर चला मैं उधर चला, अभी हल्का सा है मुझे कल का असर, जाने कैसा नशा था वो आए कभी दांतों को तो चमका दिया और अभी इस चिकनी चमकीले थोबड़े को भी चमकाता है फेस वॉश के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी इन मस्त मस्त जुल्फों को साइड में करना होगा। गाइस, ये हेयर क्लिप कितना क्यूट है ना। यहाँ पर एक फ्लावर है येलो कलर का। पे मजनू हवा लग गई, ये अंगूठियों को रिमूव कर देता है। अरे कैसी मुझे अब दवा लग गई, दिल के पर्दों पे मजनू हवा लग गई, मुझे गिर जाने दे ऐ जिंदगी। अभी हमारी मस्त वाली जुल्फों को ब्रश करते हैं। अगर आपको कोई अजीब सी आवाज आ रही है ना पीछे, वो मेरा पंखा है। मतलब कि आप नहीं, वो जो रियल वाला पंखा आता है ना, वो वाला। मस्त जोक मारा। लास्ट टाइम जब मैंने स्टोरी टाइम करा था वो था मोटरसाइकिल वाली स्टोरी, तो वो काफी इमोशनल स्टोरी हो गई थी। तो सो गाइस, जो आज का वीडियो ना वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि आज फाइनली मैं आपको रिवील करने वाली हूँ मोटरसाइकिल की स्टोरी। मुझे पता नहीं कि मैं स्टोरी टाइम बताने में अच्छी हूँ या नहीं, बट कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। सो लास्ट वाला व्लॉग जो मैंने अपलोड करा था मेन चैनल पर, वो था कि मैं कैसे वियतनाम से वापस कोरिया जा रही थी। और जैसे ही मैं फ्लाइट लेने वाली थी ना, मेरे साथ बहुत गंदा वाला स्कैम हो गया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ है ना, कोरिया में जाने के बाद में स्कैम बहुत सारे हुए हैं। ये वाला जो वियतनाम का स्कैम है ना, एयरपोर्ट वाला, वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। लोगों ने मेरा इतना फायदा उठाया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन ये वाली स्टोरी टाइम अलग स्टोरी टाइम है। अभी हम वियतनाम की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं ट्रिप पर गई थी क्योंकि जो मेरा जॉब है ना वो हॉस्पिटल में है। तो मैं एक हॉस्पिटल में, एक एक्चुअली ब्रांच है हॉस्पिटल का, और हमारे आई थिंक अराउंड 55 हॉस्पिटल्स होंगे, मेनली कोरिया में है। एनीवे, तो उसकी वजह से मेरी जॉब ट्रिप्स थी। तो मैं कोरिया से थाईलैंड गई थी, थाईलैंड के बाद में मैं मलेशिया गई थी, और मलेशिया के बाद में लास्ट स्टॉप था वियतनाम। न्यू स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं। ये हैं कुछ पैड्स। ये वाले पैड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका कि यहाँ पर जो इनका ये साइड है, प्यारी आवाज़ आ रही है। आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड गाइस। ये सारे पैड्स नीचे गिर गए। ये यहाँ पर गिर गई, पूरा खाली हो गया। #poor and struggle। ये मेरे साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा, है ना। स्टोरी टाइम की वीडियो में मुझे कुछ गिराना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं बहुत ही क्लमसी हूँ। मुझे ना मेरे आसपास क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। मेरी ये आदत है कि जब भी मैं कोई बाहर वाली कंट्री में जाती हूँ तो मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे वैसे कोई शॉपिंग नहीं होती। मेरी सबसे फेवरेट शॉपिंग होती है ज्वेलरी शॉपिंग। मुझे कपड़ों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं कपड़े सिर्फ इसलिए खरीदती हूँ क्योंकि वीडियोज में अलग अलग स्टाइल करनी पड़ती है, या फिर वीडियोज कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज के लिए, या फिर कुछ इवेंट के लिए मुझे प्रॉपर ऐसे अच्छे कपड़े खरीदना पड़ता है, आपको व्लॉग में दिखाना पड़ता है। बट यूजुअली मेरा कपड़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है ज्वेलरी में, है ना, सोना, चांदी, डायमंड। लेकिन वो वाली शॉपिंग मैं आपको व्लॉग्स में नहीं दिखाती क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता चले कि मेरे पास इतना धन दौलत है। और सेकेंडली, मैंने नोटिस करा है कि जब भी मैं कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदती हूँ तो बहुत सारे लोग नहीं है, बट वही 10-15 लोग हैं जो कि अपने लाइफ से बहुत ही दुखी हैं, जो कि उनको कमेंट करना अच्छा लगता है दूसरे लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में। तो वो बोलते हैं कि ओह माय गॉड, पूनम दीदी बदल गई, वो पहली वाली नहीं रही, अब वो एक्सपेंसिव चीजें खरीदती है, एक्सपेंसिव चीजें खाती है। हम डायरेक्टली यूज करेंगे टोनर, जो कि मेरे टी शर्ट से मैच हो रहा है। तो जैसे कि मैं बोली थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लग्जरी ज्वेलरी शॉपिंग होती है ना, वो वाली करने का। और स्पेशली जब मैं कोरिया से बाहर जाती हूँ तब मैं ज्यादा शॉपिंग करती हूँ क्योंकि टैक्स रिफंड पॉलिसी होती है। तो जिसको नहीं पता टैक्स रिफंड पॉलिसी क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। तो जिस कंट्री में आप रहते हो ना, उस कंट्री में आप अपने पैसे कमाते हो, उस कंट्री में आपको टैक्स भरने होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कोरिया का टैक्स कितना है, आई थिंक 10% होगा। तो इसका ये मतलब है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो ना कोरिया में, उसके 10% एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा लगते हैं टैक्स के, एटलीस्ट मेरे केस में, क्योंकि मैं कोरिया में जॉब करती हूँ, कोरिया में मेरा वीज़ा है, मेरा घर है, वहाँ पर मैं काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। लेकिन अगर आप इंडिया से और आपका पासपोर्ट इंडियन है और अगर आप कोरिया में आओगे ना, तो जब भी आप शॉपिंग करोगे ना तो उसके 10% कम लगेंगे आपके, क्योंकि आप कोरिया के रेसिडेंट नहीं हो, क्योंकि आप कोरिया में नहीं रहते, आप वहाँ के टैक्स नहीं भरते, तो उसकी वजह से आपको 10% कम देना होता है। लेकिन जब मैं कोरिया से बाहर जाती हूँ ना दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पर मेरे टैक्स नहीं लगते, तो उसकी वजह से मुझे शॉपिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वहाँ पर कम पैसे देकर शॉपिंग कर सकती हूँ। आई डोंट नो अगर आपको ये सिस्टम समझ में आ रहा होगा। मेरा फेवरेट ज्वेलरी ब्रांड है कार्टियर, भी उस ब्रांड का एम्बेसडर भी है। मैं कुछ ज़्यादा ही टोनर लगाती हूँ गाइस, क्योंकि जो मेरा स्किन है ना वो सहारा के डेजर्ट से भी ज़्यादा ड्राई है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया से कोरिया जा रहे हो और आपने एक बैग खरीदा जो कि 1 लाख का है, ठीक है। आप सबसे पहले 1 लाख पैसे दोगे और जैसे आप कोरिया छोड़ के आ रहे हो ना, जैसे आप एयरपोर्ट पर आते हो ना, तो आपको उस बैग का जो रिसीप्ट है ना, जो पर्ची होती है ना, वो दिखानी पड़ती है और वो आपको 10% वापस कैश में या फिर आपके बैंक अकाउंट में डिलीवर कर देते हैं। बेसिकली आपको 10,000 रुपये वापस मिल जाते हैं। लेकिन मेरे केस में ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि मैं कोरिया में रहती हूँ, मुझे टैक्स भरने पड़ते हैं। तो मुझे अगर मैं 1 लाख का बैग लूँगी तो मुझे 1 लाख ही देने पड़ेंगे, मुझे 10% वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं दूसरी कंट्री में जाऊँगी ना और वहाँ के टैक्स रिफंड पॉलिसी के हिसाब से मुझे एक सर्टेन % वापस मिल जाता है जब मैं वो कंट्री छोड़ती हूँ। थाईलैंड में मुझे शॉपिंग करने का मौका नहीं मिला, मलेशिया में टैक्स रिफंड नहीं था, तो इसका ये मतलब है कि मैं मलेशिया में कार्टियर खरीदूँ या फिर कोरिया में कार्टियर खरीदूँ, मेरे सेम पैसे लगते हैं। एनीवे, फिर मैं जाती हूँ वियतनाम में, और वियतनाम में टैक्स रिफंड पॉलिसी होती है। इसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, उसका आपका ऑफकोर्स फुल पैसे देते हो, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पर जाते हो ना, तो आप उसकी रिसीप्ट दिखाते हो तो आपको 6.5% वापस मिल जाता है। तो ये वाली न्यूज़ सुनकर मैं बेइंतहा खुश हो गई थी कि फाइनली मैं यहाँ पर बहुत शॉपिंग कर सकती हूँ। और उसके बाद में जो रिसीप्ट होती ना, मैं एयरपोर्ट पर दिखाऊंगी और वो मुझे वापस 6.5% दे देंगे। तो मुझे बहुत ही टाइम से कार्टियर का एक नेकलेस आता है, वो मुझे खरीदना था, और वो नेकलेस आता है 4 लाख का, ठीक है। तो जब मैं वियतनाम में गई थी कार्टियर की शॉप में, तो वहाँ पर भी 4 लाख का आ रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं एयरपोर्ट में जाऊँगी ना, तो मुझे 6.5% वापस मिलेगा। कैमरा की मेमोरी फुल हो गई है मेरी बक सुनते सुनते। तो मैं बोल रही थी कि मुझे काफ़ी टाइम से एक कार्टियर का नेकलेस खरीदना था, लेकिन अगर मैं उसको वियतनाम में खरीदूंगी तो मुझे 6.5% टैक्स रिफंड मिलेगा। इसका ये मतलब है कि जब भी मैं एयरपोर्ट 4 लाख की रिसीप्ट लेकर जाऊँगी ना, तो वो मुझे वापस 26,000 रुपये कैश में वापस देंगे। नेक्स्ट स्टेप स्किन केयर का है सीरम। इसका भी कलर मेरी शर्ट से मैच हो रहा है। मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत सारे पैसे खर्च करे, क्योंकि मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं पैसे बचा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कोरिया में शॉपिंग करती तो मेरे ज़्यादा पैसे लगते हैं, यहाँ पर मुझे टैक्स रिफंड मिलेगा। एनीवे, मैं वियतनाम में हूँ, मैं पागलों की तरह शॉपिंग करती हूँ। और फाइनली आ जाता है मेरा कोरिया जाने का दिन। मेरे साथ ऐसे बहुत सारी बार हुआ है कि मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, लेकिन मैं जैसे एयरपोर्ट में जाती हूँ ना, टैक्स रिफंड ऑफिस में जाना भूल जाती हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में नहीं रहता। आप बहुत सारी आप एक्साइटेड होते हो, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैंने एक्स्ट्रा शॉपिंग करी है, तो मुझे याद रखना चाहिए। तो मैंने फ़ोन में मेमो लगाया कि पूनम, गो टू द टैक्स रिफंड ऑफिस फ्लाइट लेने से पहले। तो मैंने मेरी सारी रिसीप्ट वगैरह एक फाइल में डाल रखी थी, और मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर टैक्स रिफंड में जाऊँगी और मेरे पैसे वापस लेकर आऊँगी। तो उस दिन मैं और मिस्टर ब्रायन साथ में थे, वो हांगकांग जा रहे थे, मैं कोरिया जा रही थी। तो वो मेरे साथ टैक्स रिफंड ऑफिस में चलता है, और वहाँ पर मैं जो इंसान बैठा है ना टैक्स रिफंड ऑफिस के अंदर, जो बूथ एक होता है ना कांच का, वो कांच के उस पार बैठे होते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या लिया, तो मैंने उनको रिसीप्ट वगैरह दिखाई, और वो देखकर काफ़ी हैरान हो गए कि ये लॉन्डी इतने पैसे खर्च क्यों कर रही है। इट्स ओके गाइस। तो वो मुझसे पूछते हैं कि आपने क्या खरीदा, मुझे दिखाइए, मुझे प्रूफ चाहिए। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, तो ऑफिसर आपको पूछता है कि प्लीज़ मुझे दिखाइए कि आपने सच में वो खरीदा या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग नकली रिसीप्ट बनाते हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स मेरा केस ऐसा नहीं है। तो मैंने मेरा लगेज खोला और मेरे लुई विटॉन, कार्टियर, डियोर के बैग वगैरह दिखाए कि ये रहे शॉपिंग बैग, ये रहा। तो उन्होंने एक एक पार्सल खोला, तो उन्होंने सारी रिसीप्ट देखी, कैलकुलेट करा कि इतने पैसों में इतने पैसे मुझे रिफंड की मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे कैश में वापस पैसे दिए। ज़्यादा पैसे नहीं बन रहे थे ऑनेस्टली, आई थिंक 50-60 हज़ार रुपये बन रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि आपने पैसे खर्च करे, लेकिन एक्चुअली आपको 6.5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे मुझे पैसे मिलते हैं, मैं उनको अच्छे से संभाल के मेरे पर्स में रखती हूँ, और मैं उस पर्स को टच नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर पैसे हैं, और वो पर्स अलग पर्स है, और जो नॉर्मल पर्स मैं यूज़ करती हूँ वो अलग है। एज यूजुअल मेरी बिजनेस क्लास टिकट थी। तो जब आपकी बिजनेस क्लास टिकट होती है ना, तो आपके लिए एक अलग लाउंज होता है, जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, कि मसाज वाली मशीन्स होती है, गेमिंग रूम होता है,
लाइब्रेरी टाइप में रूम होता है, आप वहाँ पर सो सकते हो, नहा सकते हो, खाना खा सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। तो आई थिंक 1 घंटा था फ्लाइट डिपार्चर करने से पहले, तो मैंने सोचा कि आराम से लाउंज में चिल करते हैं। तो मैं मेरे बैग के साथ चली गई लाउंज में, वहाँ पर मैंने खाना खाया, नज़ारे देखे, मसाज करा, और मुझे पता था कि मेरी बिजनेस क्लास टिकट है, तो मैं लास्ट मिनट भी जाऊँगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लाइन नहीं लगानी पड़ती क्योंकि वहाँ पर प्रायोरिटी लाइन होती है, तो आप उस लाइन में जाकर डायरेक्टली फ्लाइट ले सकते हो। आराम से चिल कर रही हूँ और लिटरली 5 मिनट पहले फ्लाइट डिपार्चर करने से पहले मैं सोचती हूँ कि चलो अब तो यहाँ से निकलते हैं, फ्लाइट लेते हैं। तो मैं मेरा बैग लेती हूँ और मैं जाती हूँ, जो गेट होता है ना जहाँ पर आपकी फ़्लाइट वेट करती है, बोर्डिंग करना होता है, तो मैं उस गेट पर जाती हूँ। वैसे मैं उस गेट के सामने पहुँचती हूँ, एक इंसान आता है, आई थिंक वो सेम ऑफिसर था जिसने मुझे टैक्स रिफंड दिया था, जिसने मुझे कैश दिए थे, और वो बोलता है कि आर यू मिस नरुका। वो मुझे मेरी पासपोर्ट की फोटोकॉपी दिखाता है, आर यू मिस नरुका, एंड आई एम लाइक यस दिस इज मी। और वो बोलता है ओह आई एम सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और मैं बहुत चिल इंसान हूँ, मैं बोलती हूँ नहीं नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्या हुआ बताओ तो सही। और वो बार बार सॉरी बोलते आ रहा है और मैं बार बार मेरी फ्लाइट के गेट को देखती हूँ क्योंकि वो बंद होने वाला है, मुझे फ्लाइट मिस नहीं करनी। फाइनली वो बहुत सारी बार सॉरी बोलने के बाद में बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत पैसे दिए हैं। हाउ, ये कैसे हुआ? मतलब कि कैलकुलेट करा था हमने साथ में ऑफिस में और मेरे इतने पैसे बनते हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने परसेंटेज सही नहीं लगाया, और वो जल्दी से मुझे एक रिसीप्ट दिखाता है कि ये आपकी रिसीप्ट है, वो वाली नहीं है। इवन तो मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर भी मैं काफ़ी नॉर्मल होके कामली बात कर रही थी और बोल रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे गलती कर सकते हो, मेरी फ़्लाइट निकलने वाली, आप प्लीज़ मुझे ईमेल वगैरह कुछ सेंड कर देना, ये है मेरे फ़ोन नंबर, वहाँ पर आप मुझे बता देना क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये आपकी रिसीप्ट है, तो मैं आपके सही पैसे लेकर आया हूँ, तो आप प्लीज़ ये वाले पैसे ले लो और जो आपको मैंने पैसे दिए थे ना वो मुझे वापस दे दो। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी फ़्लाइट निकलने वाली थी और मेरी फ़्लाइट की टिकट जो वो 60,000 थे ना, उससे ट्रिपल पैसों की थी, तो मुझे फ्लाइट मिस नहीं करनी थी। तो मैंने उससे पूछा कि ठीक है आप मुझे मेरी रियल वाली रिसीप्ट दिखाओ। स्किन केयर का लास्ट स्टेप है ये वाली क्रीम जिसको मैंने डेकोरेट करा था यहाँ पर कुछ शेल के साथ, एंड दिस इज वेरी नाइस क्रीम गाइस। इसका कलर कितना अच्छा है ना, इसका है थोड़ा उबला हुआ ग्रीन कलर जो कि मेरे शर्ट से ज्यादा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता चलता है। और मुझे पता है कि टैक्स रिफंड वाले आपको यूजुअली वो रिसीप्ट नहीं देते, वो उनको रखनी पड़ती है रिकॉर्ड्स के लिए। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं इसकी फ़ोटो क्लिक कर सकती हूँ क्या? तो वो बोलते ठीक है आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लो। और उस रिसिप्ट के हिसाब से मेरे कम पैसे बन रहे थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिसिप्ट उन्होंने मुझे दी थी ना, उसमें बन रहे थे 60,000 रुपये और इस वाले में बन रहे थे 30,000 रुपये। तो मैंने बोला ठीक है ठीक है। तो वो 30,000 रुपये डॉलर में लेकर आया था और मेरे पास 60,000 रुपये थे। तो उसने बोला कि आप ये ले लो और मुझे बाकी के दे दो। तो वो मुझे पैसे देता है, मैं गिनती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स इतनी स्टूपिड में नहीं हूँ, गिनना पड़ता है पैसे, ठीक है। तो मैं गिनती हूँ और वो उतने ही थे। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है ओके भाई। और मैं काफ़ी अननोइड थी क्योंकि यार मेरी फ़्लाइट निकलने वाली है, ऐसे कैसे हो सकता है, कितना अनप्रोफेशनल है कि उन्होंने कैलकुलेट करने में गलती कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पेशली लास्ट मिनट आपको बुलाना नहीं चाहिए। जैसे मैं फ़्लाइट में घुसती हूँ, मैं वो जो फ़ोटो मैंने क्लिक करी थी ना रिसीप्ट की, वो मैं चेक करती हूँ और मैं देखती हूँ कि यार मैंने भी जब मैं शॉपिंग करी थी तो मैंने भी कैलकुलेट करा था कि इसके इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो अभी इतने कम पैसे बन रहे थे, मुझे अजीब लग रहा था कि यार क्या कुछ रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं, परसेंटेज चेंज हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने कम पैसे बन रहे हैं। तो मैं वो रिसीप्ट को जूम करके देखती हूँ और उस रिसीप्ट के जो नाम था ना इंसान का, वो एक चाइनीज़ लौंडा था। वो रिसीप्ट थी 3 महीने पहले पुरानी। तो इसका मतलब है कि 3 महीने पहले एक चाइनीज़ लौंडा आया था, उसका पासपोर्ट नंबर, नेम वगैरह सब कुछ था, उसने वो चीज़ें खरीदी थी और वो वाली रिसीप्ट उस इंसान की थी, मेरी नहीं थी। तो मेरा ये मानना होता है कि इंसान बुरे नहीं होते। तो मैंने सोचा कि शायद उस ऑफिसर ने गलती कर दी, उसने मुझे गलत वाली रिसीप्ट दे दी। लेकिन मैं ऑलरेडी फ्लाइट में बैठ चुकी थी, फ्लाइट अभी डिपार्चर नहीं हुई थी क्योंकि 10-15 मिनट लगती है फ्लाइट को डिपार्चर होने में। तो मैं हॉस्टेस को बुलाती हूँ, उनको बोलती हूँ कि एक्सक्यूज़ मी, आई थिंक एक मिस्टेक हुई है टैक्स ऑफिसर के साथ, तो क्या मैं उतर सकती हूँ और उनसे बात कर सकती हूँ, या फिर आप उनको बुला सकते हो या फिर उनको कॉल कर सकते हो, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और मुझे ये भी पता था कि एक बार मैं ये फ़्लाइट लेके चली जाऊँगी ना, कोरिया से वियतनाम में कॉन्टैक्ट करना, बातें करना बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, स्ट्रेसफुल होता है। तो मैं एक बार में सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। तो हॉस्टेस बोलती है कि नहीं आप इस प्लेन से नहीं उतर सकते सिक्योरिटी की वजह से, और अगर आपको उतरना ही है तो आपको ये फ्लाइट मिस करनी होगी। पायलट थे ना, वो भी बाहर आ गए, वो भी पूछने लगे कि क्या हो गया। तो मैंने पायलट को बोला कि देखिए मेरे साथ
ये मिस्टेक हो गई है, उन्होंने मुझे गलत पैसे दिए हैं। आई थिंक उन्होंने रिसीट को एक्सचेंज वगैरह कर दिया होगा। तो प्लीज़ मुझे बस बाहर जाने दो, 5 मिनट का काम है मेरा। तो पायलट भी बोलते कि नहीं, आई एम सो सॉरी मैम, अगर आप यहाँ से उतरोगे तो जो टैक्स ऑफिस है ना वो बहुत दूर है, आपको वहाँ पर चढ़ के जाना पड़ेगा, 10-15 मिनट लगेगी और उस टाइम तक हमारी फ़्लाइट डिपार्चर हो जाएगी। तो या तो आप फ़्लाइट मिस करो या फिर हम आपको एक फ़ोन नंबर देते हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर लेना। ये सब बिज़नेस क्लास जहाँ पर सीट वगैरह होती है ना, वहाँ पर हो रहा है। मैं ऐसे गुस्से में हो रही हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये हम प्रोफेशनल है। और वहाँ पर सब जो बिज़नेस क्लास वाले हाई फाई लोग हैं वो मुझे देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है। मुझे पक्का पता है कि पायलट और हॉस्टेस इतने स्वीट इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि मैं बिज़नेस क्लास में मेरी सीट, अगर नॉर्मल क्लास में होती ना तो वो बोल देते कि चलो जाओ यहाँ से निकलो। दैट्स द सैड रियलिटी गाइस। काफ़ी अननॉयड, गुस्से में मैं मेरी सीट पर बैठती हूँ कि वियतनाम में हमारा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर वियतनामीज लोग काम करते हैं, वियतनामीज स्टाफ है। तो एक स्वीट इंसान है जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ का काम संभालता है। उनको मैं वो रिसीप्ट भेजती हूँ और उनको मैं ट्रांसलेट करके वियतनामीज में बोलती हूँ कि देखो मेरे साथ यहाँ पर ये हो गया है, अगर हो सके तो आप प्लीज़ ऑफिस में जाना, टैक्स रिफंड ऑफिस में जाना और वहाँ पर ये बात क्लियर करना कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ, और जो मुझे पैसे मिलने चाहिए थे वो आप प्लीज़ रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। ऑनेस्टली 30-40 हज़ार में मेरा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक होता ना कि जो गलत हुआ है उसको सही करना चाहिए, वो मेरा था कि ये सही करना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन जैसे ही मैं उस वियतनामीज स्टाफ से बात करती हूँ वैसे मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। जो ऑफिसर टैक्स रिफंड में बैठा हुआ था ना, वो एक्चुअल रियल ऑफिसर नहीं था। जैसे ही मैं गई थी शायद कोई दूसरा इंसान आ गया था, उन्होंने मेरी रिसीप्ट वगैरह देखी, मेरी पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी करी और उन्होंने मेरा वेट करा मेरे गेट पर कि मैं वहाँ पर आऊँगी फ़्लाइट लेने के लिए, और वो मुझे लास्ट मिनट पर वो मुझे रोकेंगे। क्योंकि होता है ना कि आप जैसे आप गुस्से होते हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप कंफ्यूजन में होते हो, तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। लेकिन एक बुरा लगता है ना कि कोई इंसान आपको पोपट बनाता है कि मुझे ही क्यों, मतलब कि मेरे थोपड़े में उन्होंने क्या देखा कि उनको लगा कि इसको बकरा बनाते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट पर जो कि टेक्निकली सेफ जगह होनी चाहिए, वहाँ पर कोई आपको स्कैम कर सकता है। तो एनीवे, मेरे जो स्टाफ है जो वियतनाम में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट पर कॉल करा, उनको सिचुएशन बताई, उनको बोला कि आप प्लीज़ कैमरा वगैरह चेक करो। ऑनेस्टली मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए था, तो मैंने मेरे स्टाफ को बोला कि अगर हो सकता है, अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आप प्लीज़ रख लेना, अगर वो ज़्यादा कुछ कार्रवाई करते हैं वगैरह तो आप रहने देना, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए। मुझे लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे संभालनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करनी होती है, और इसके ऊपर मुझे ये वाला स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने फ़्लाइट ली, ऑफ कोर्स मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत मैं अननोइड थी, लेकिन जैसे मैं कोरिया में लैंड हुई ना तो मेरा गुस्सा काफ़ी काम डाउन हो गया। मेरी सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ, वो भी मैं बहुत कम, मैं साल में शायद 1 या 2 बार गुस्सा होती होंगी, लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुई मुझे ये भी शक होने लग गया कि जो उसने मुझे पैसे दिए थे ना शायद वो नकली होंगे, क्योंकि यार इतना स्कैम उसने करा है तो पैसे भी नकली दिए होंगे। तो जैसे मैं एयरपोर्ट पर उतरती हूँ, प्योंगुन शी जो कि वो लौंडा है, वो मस्त वाला लौंडा जो कि मोमो का ध्यान रखता है, और उसको बोलती हूँ कि प्लीज़ मुझे बैग में लेके चलो, क्योंकि मुझे ये पैसे चेक करवाने की ये असली है या नहीं है। और मैंने सोचा कि यार प्लीज़ ये पैसे असली हो, एटलीस्ट मुझे 20-30 हज़ार तो मिले। तो मैं बैग में जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि हे गाइस, मेरे पास ये डॉलर्स हैं, क्या आप उनको कोरियन पैसों में एक्सचेंज कर सकते हो? तो मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ये पैसे असली हो, क्योंकि अगर वे पैसे नकली हुए तो डबल प्रॉब्लम होने वाली। एक तो ये बैंक वाले सोचेंगे कि मैं कोई स्कैम इंसान हूँ कि उनको नकली पैसे दे रही हूँ, दूसरा मैंने सोचा था कि मुझे 20-30 हज़ार मिल रहे, वो भी मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन थैंकफुली वो पैसे असली थे तो मुझे थोड़े बहुत पैसे वापस मिले। तो इस इंसिडेंट से मुझे ये पता चला कि आप इवन तो आपको लगता है कि आप एक सेफ जगह पर हो जहाँ पर लोग यूजुअली क्राइम नहीं करते, क्योंकि कौन एयरपोर्ट पर क्राइम करेगा, वहाँ पर आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो प्लीज़ सावधान रहे। और मैंने ये भी सोचा कि जिस इंसान ने मेरे साथ स्कैम करा शायद उसको उस पैसों की मेरे से ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए उसने मजबूरी में ये किया होगा, क्योंकि अगर उसको करना ही होता तो वो और भी ज़्यादा पैसे ले सकता था मेरे से, लेकिन उसने कम लिए। और शायद ये एक भगवान का तरीका था मुझे सिखाने का, प्लीज़ सावधान रहना। सो हाँ गाइस, ये थी मेरी स्कैम की स्टोरी कि कैसे एक लॉन्डे ने, वियतनामीज लॉन्डे ने मुझे एयरपोर्ट पर स्कैम करा। सो अगर आपके साथ भी कोई स्कैम वगैरह हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ स्कैम हुआ है तो मुझे बताना। मुझे लगेगा कि मैं एक लौती बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा स्कैम हुआ है। एज यूजुअल मेरा कैमरा बैटरी डेड हो गई, तो अभी मैं आउटरो कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको आज का भी ये अचीव करी।
वीडियो पसंद आएगा, स्टोरी टाइम पसंद आएगा। एक्चुअली ये क्यूट सा स्कैम था, ये छोटा मोटा क्यूट सा नन्हा मुन्ना सा स्कैम था जो मेरे साथ अजीब गरीब चीज़ें हुई ना कोरिया में। अगर मैं उनका स्टोरी टाइम करूँगी ना तो आप रोने लग जाओगे गाइस, या फिर हंसी के मारे रोने लग जाओगे। तो अगर आपको ऐसे और भी स्टोरी टाइम वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और अभी मैं सोने जाती हूँ, ये वाला वीडियो एडिट कर रही हूँ मैं, एक्चुअली यहाँ पर एडिट कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ अपने ध्यान में कुछ रहते ना। बाय।